हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए। सब्जेक्ट है आपका रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था आपको रिन्यूएबल सोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस एनर्जी के बारे में और उसके टाइप्स वगैरह पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वीडियो, आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे या किसी काम के लगे तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो और अधिक देरी ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा है आज का टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन रिन्यूएबल या फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। एग्ज़ाम में देखिए आपको ये नॉन रिन्यूएबल या फिर नॉन कन्वेंशनल दोनों में से किसी एक नाम से आएगा, तो आपको आंसर यही लिखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी नाम से आ सकता है और ये 5 मार्क्स में आ सकता है। तो आप इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए। आप इसे देख के नोट्स भी बना सकते हैं। ये BTUP के लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड है। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के मुख्य इम्पोर्टेंस यानी उपलब्धताएं निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है हमारी, वो हमारे आसपास बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज यानी उपस्रोत रिन्यूएबल टाइप के सोर्सेज हैं। रिन्यूएबल टाइप मतलब इन्हें आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ये ख़त्म नहीं हो सकते। ये नॉन कन्वेंशनल इसी प्रकार के होते हैं। मतलब एक बार आपने यूज़ कर लिया, जैसे सोलर लाइट, तो आप उसे दोबारा रिचार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये यही कहना चाह रहा है। ठीक, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इको फ्रेंडली, यानी इनसे कोई पॉल्यूशन नहीं होता और ये कम खर्च में उपलब्ध हैं, इसीलिए इको फ्रेंडली कहते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज सामान्यतः प्रदूषण रहित हैं। देखिए वही बात आगे जो अभी समझाया, तो ये भी आप लिख सकते हैं। आप अपने आप से भी 1-2 पॉइंट बना के लिख सकते हैं अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इनएग्जॉस्टिबल, यानी इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है आपका, मतलब ये ना ख़त्म होने वाले सोर्सेज हैं। ठीक, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज सरलता से उपयोग में लाए जा सकते हैं, मतलब इन्हें ईजिली उपयोग किया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी या कठिनाई नहीं होती है, या फिर ये आसानी से उपलब्ध होते हैं आपके आसपास। ठीक है। सातवां पॉइंट है आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन भी कम होता है। ग्रीन हाउस गैसेस जो आपकी होती हैं उनका उत्पादन भी कम होता है। इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस से हमारा पॉल्यूशन बहुत बढ़ता था, हमारे यहाँ जो ओजोन लेयर होती थी वो छीड़ होती थी, जिसके कारण अब उसका उत्पादन कम हो रहा है। ठीक, आपका आठवां पॉइंट है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के उपयोग से विश्व के औसत तापमान में यानी एवरेज आने वाले वृद्धि दर को भी कम किया जा सकता है। जो हमारा दिन प्रतिदिन ओजोन लेयर में छिद्र होने के कारण पॉल्यूशन मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको भी कम किया जा सकता है। आप देखते होंगे आजकल मौसम सही नहीं चल रहा, मतलब बारिश ना टाइम पे आ रही है और ना सर्दी ज़्यादा देर तक टिकती है, कभी कभी धूप तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब क्या है, ये आपके ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण है। तो ये उसी पे इफ़ेक्ट कर डालता है आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक तक। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनर्जी सिनेरियो यानी ऊर्जा परिदृश्य इन इंडिया। मतलब भारत में आपका एनर्जी का क्या मापदंड है, कैसे उपयोग किया जाता है, वो सब देखेंगे हम। तो भारत में एनर्जी सेक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है। मतलब हमारा जो ऊर्जा सेक्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित करता है। यानी हमारे इंडिया में जितने भी प्रोग्रेसेस हो रहे हैं ये सब क्या हो रहा है, एनर्जी कारण ही तो हो रहे हैं। आप देख रहे हैं आजकल जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज़ हैं,
बड़े बड़े फाइनेंस कंपनियां हैं, जो भी है आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं, ये सब कैसे चलते हैं? एनर्जी के द्वारा ही तो चलते हैं। अगर एनर्जी नहीं रहेगी हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, तो कैसे वर्क करेंगे बड़ी बड़ी मशीनें? तो जब अगर मशीनें वर्क नहीं करेंगी तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो हमारी जीडीपी जिसे आगे नहीं बढ़ जाएगी, जो कि आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं हमारी जीडीपी कोरोना की वजह से कितनी प्रभावित हुई है। तो चलिए उस टॉपिक पे ना जाते हुए इसको समझाते हैं कि उसी कारण ये भी उससे रिलेटेड है। अगर हम आगे नहीं, जीडीपी हमारी नहीं ग्रोथ होगी तो हमारे देश का विकास भी रुक जाएगा। तो ये कुछ इसी तरह है, ठीक है। आगे देखते हैं इसी में। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक देश है तथा 6वां सबसे बड़ा उपभोक्ता। मतलब हम विश्व में, हमारा इंडिया जो है 5वें में स्थान पर आता है जो विद्युत का उत्पादन करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी उत्पादित करता है। और 6वां सबसे बड़ा देश है हम लोग उपभोक्ता, मतलब कंज्यूम करते हैं एनर्जी। विश्व में 6ठे नंबर पे आते हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने पे, यानी खर्च करने पे। तो दोस्तों पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं आगे। भारत की ऊर्जा मांग पिछले 30 वर्षों में लगभग 4% तक बढ़ी है। ऊर्जा खपत सीधे तौर पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ तथा मानव के जीवन स्तर में हुए सुधारों को सीधे तौर पर निर्भर करता है, ठीक है। अब आगे इसी में पैराग्राफ चेंज करके, भारत में कोयला ऊर्जा में ऊर्जा क्षेत्र सबसे अधिक भागीदारी रखता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसी वजह से उससे हम लोग ईजिली एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं और कम खर्च में, क्योंकि ये हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। आगे देखते हैं इसमें। यह लगभग कुल ऊर्जा उत्पादन का 52 से 55% यानी प्रतिशत तक ही दूसरे नंबर पर हाइड्रो पावर आती है। हाइड्रो मतलब जल से जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं, उस वजह से नदियाँ हमारी जो हैं, बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, डैम वगैरह, तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी ईजिली प्रोड्यूस करते हैं। पहले नंबर पे हम कोयले से ज़्यादातर जनरेट करते हैं, दूसरे नंबर पर हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं उनसे जनरेट करते हैं। आगे देखते हैं। जो लगभग कुल ऊर्जा उत्पादन में 25% तक योगदान करती है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लगभग कुल ऊर्जा उत्पादन का 8% तक उत्पादित करते हैं। जो हमारे न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेस हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है, कहाँ गया, न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेस लगभग कुल ऊर्जा स्रोत का जितने भी हमारा प्रोड्यूस होता है उसका 3% तक उत्पादित करते हैं न्यूक्लियर सोर्सेस से, ठीक है। भारत सरकार की वर्तमान तथा भविष्य की योजनाओं के आधार पर अपनी कुल रिन्यूएबल एनर्जी को 2022 तक बढ़ाकर 220 गीगावाट, इसका सिंबल है GW, गीगावाट करने का लक्ष्य है, यानी अभी तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। जो वर्तमान में लगभग 134 गीगावाट है। वर्तमान एनर्जी सिनेरियो के अनुसार भारत में लगभग 15 से 20% का पावर डिफिस यानी कमी लगभग 10 से 15% है, ठीक है। इसका एक आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ पे सिर्फ लिख के नहीं आना, एग्ज़ाम में आपको एक ग्राफ भी बनाना है। अगर आप इस टाइप का वहाँ ग्राफ बनाते हैं तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो ग्राफ बनाने से ईजिली कोई भी समझ भी जाता है। तो देखिए इस तरह का आप ग्राफ बना लीजिए, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आपका देखिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज 8%, जैसा कि आप थ्योरी में पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियर 3%, हाइड्रो 25%, ऑयल 1%, गैस आपका 11% और कोल 53% है। तो ये आपके हैं फ्यूल रिसोर्सेज के। तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेक्टर वाइज एनर्जी कंजप्शन पढ़ेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा, हम उसका रिस्पांस ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।